नाज़रीन, रुपया पैसा में आपको खुशामदीद कहता हूँ। मैं हूँ अली नासिर। बात यह है, मैं बड़ा परेशान रहा और बड़े दबाव में रहा। ज़हनी तौर पर मैं कह सकता हूँ कि आई एम ट्राइंग टू कीप वेरी वेरी काम डिस्पाइट द फैक्ट कि बहुत सारी चीज़ें इर्द गिर्द हो रही हैं जो परेशान कर रही हैं। सुबह मैं आ रहा था तो एक मेहनत कश को देखा, मैंने गाड़ी रोकी। मैंने कहा इससे पूछता हूँ इसकी ज़िंदगी में क्या तब्दीली आई। मैंने उससे पूछा तुम्हारी ज़िंदगी में क्या तब्दीली आई है, क्या हुकूमत तब्दील होने से तुम्हारी ज़िंदगी में कोई ख़ास बेहतरी दिखाई दे रही। उसने कहा पहले भी मुशक्क़त करता था, उतनी उजरत वही कमाता था, आज भी मुशक्क़त उतनी ही करता हूँ, उजरत वही मिलती है, चीज़ें महंगी हो गई और अब मैं उन चीज़ों को अफोर्ड नहीं कर पाता जो पहले मैं कर सकता था। अब आप खुद सोच लें कि क्या तब्दीली आई। फिर नज़रें झुकाए वहाँ से आगे गया, एक और जगह रुका, देखा एक बाप अपनी बेटी को स्कूल लेकर जा रहा था। मैंने कहा गाड़ी रोको रोको, मैं इससे पूछता हूँ। मैंने बाप से पूछा भाई आपकी ज़िंदगी में क्या मस्बत तब्दीली आई। उसने कहा मैं प्राइवेट स्कूल में बेटी को पढ़ाता हूँ। सरकारी स्कूलों का हाल तो आपने देखा है, पहले 1000 फीस थी, अब 2000 रुपये फ़ीस देता हूँ। सोच रहा हूँ बेटी को स्कूल से हटा लूँ, इसके मुस्तकबिल के बारे में बहुत कुछ सोच रखा था। क्या आप इसे तब्दीली समझते हैं? फिर शर्मिंदा हुआ, नज़रें झुका के आगे गया, देखा तो एक मिडिल क्लास आदमी जा रहा था। मैं इससे कबल के गाड़ी रोकता, उसने मुझे पहचान लिया। कहने लगा तू अली नासिर जा रहा है, तू वही एंकर है ना जो पहले तब्दीली के लिए बड़ा ख्वाह था, बड़ा शोर मचाता था, जब पीटीआई वालों को कोई पूछता नहीं था तब उनके हक में बात करता था, तू वही है ना। और फिर उसने मुझे 2 बड़ी ही गलीज़ और नाजेबा गालियां भी दी, कुछ मुगल्लज़ात भी बक दी। इस दफ़ा मैं खुद समझ गया कि अब आगे सवाल नहीं पूछना। नज़रें झुकाए मैं चुपचाप अपने सफ़र पे गामज़न हो गया, सीधा यहाँ आया। मैंने कहा ये बात आपको ज़रूर बताऊँगा और ये इस मौजू पर मैं डिस्कस भी करूँगा कि आम आदमी की ज़िंदगी कैसे बदलेगी। मईशत को चलाना बहुत ज़रूरी है। मेरे मेहमान भी बड़ी हैरानगी और अचंभे का शिकार होकर देख रहे हैं मेरी जानिब जनाब हनीफ गौहर साहब, जो कि साबिक सदर FPCCI रहे हैं और भी बहुत सारे अहम ओहदों के ऊपर फायज़ रहे हैं। सर आपको वेलकम करता हूँ। बहुत शुक्रिया। मैं इस तरह से आगाज़ करना नहीं चाह रहा था प्रोग्राम का। मैं हमेशा मस्बत अंदाज में करने की कोशिश करता हूँ, गुस्सा मुझे ज़रूर आता है। बात यह आम आदमी की ज़िंदगी मुतासिर हुई, मैंने आपको बता दिया, मुझे मज़ीद इजाफा करने की ज़रूरत नहीं, जिसे कहते हैं सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। ताजिर सनतकार क्या महसूस करता है। आप इस मुश्किल वक्त में भी काम कर रहे हैं, आप जैसे और लोग भी हैं इन मुश्किल वक्तों में नए नए काम शुरू भी कर रहे हैं, लेकिन बात यह है कि आप लोगों के हकीकी तासुरात क्या हैं। क्या मैं नब्ज़ पे हाथ रख के पूछ सकता हूँ कि मरीज़ का क्या हाल है? जी हनीफ गौहर साहब। जी हनीफ गौहर साहब। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपके इनवाइट करने का। जितनी आपने तमीद बांधी, मैं समझता हूँ कुछ हद तक ये सारी बातें ठीक हैं। ये ना सिर्फ PTI की हुकूमत, मैं समझता हूँ कि अगर आप किसी भी हुकूमत में गुज़िश्ता भी किसी अदवार की बात अगर करें, तो अगर शुरू के 9 महीने की बात आप करते हैं तो 9 महीने के अंदर हुकूमत आकर अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश करती है। तो ये वही ट्रांजिशन पीरियड चल रहा है और इस वजह से ना गरीब के हाल में बेहतर हुआ है और ना होगा। जो गरीब है हमारे मुल्क का, जिस तबके की आप बात कर रहे हैं, उन्होंने पहले भी 15-16 हज़ार रुपये सैलरी लेकर अपना गुजारा किया करते थे और आज भी अगर कुछ इंक्रीमेंट के बाद अगर उनकी सैलरी में इजाफा हुआ होगा तो वो 20,000 रुपये के अंदर उन्होंने अपना बजट बनाना है। ये एक तल्ख हकीकत है हमारे इस मुल्क की। अगर हम अपने ऊपर रख के देखें तो मैं नहीं समझता कि 20,000 रुपये के अंदर कोई भी जिसके कुछ 4-5 बच्चे हों वो अपना बजट बना सके। तो यकीनन ये अलमिया है हमारे मुल्क का और हमने बहैसियत कौम ये समझना है, जो हमारे आला इक़्तिदार में लोग बैठे हैं उन्हें ये ज़रूर सोचना चाहिए अपने ऊपर रख कर कि क्या हम इस किस्म का बजट बना सकते हैं। तो यकीनन जब मदीना की रियासत की हम बात करते हैं तो मदीना की रियासत में जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अपने लिए सोचा करते थे वही कौम के लोगों के लिए सोचा करते थे। यकीनन ये मामलात हमारे मुल्क के हैं, लेकिन
कोई भी मामला होता है, कोई भी बीमारी होती है, वो एक दिन में ख़त्म नहीं होती, वो ग्रेजुअली आस्ते 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 ख़त्म होती है। लेकिन अगर बढ़ जाए तो यकीनन बढ़ जाए, उसके लिए भी उसके इलाज की ज़रूरत है। तो मैं ये समझता हूँ कि इन तमाम चीज़ों का इलाज जारी है। अभी 9 महीने हुए हैं, किसी बच्चे ने पैदा होना होता है तो वो भी दुनिया में 9 महीने के बाद आता है, और वो उसके मुस्तकबिल क्या बाद में सोचा जाता है उसके पैदा होने के बाद। तो मैं ये समझता हूँ कि ये 9 महीने का टाइम तो हमने बच्चे के पैदा होने तक के लिए हुकूमत को देना चाहिए कि आज से 9 महीने गुजर गए, 9वां महीना हो गया। इंशाअल्लाह ताला कल से ये पाकिस्तान में रमज़ान माशाअल्लाह शुरू हो रहा है, जिसके लिए मैं पूरी कौम को मुबारकबाद पेश करूँगा। और जिस तरह ये मुल्क रमज़ान के अंदर बना, 27 रमज़ान को पाकिस्तान बना, इंशाअल्लाह ताला आप ये देखेंगे कि जितनी पाकिस्तान में मुस्बत तब्दीलियाँ होंगी, ये इंशाअल्लाह ताला ये इस पहले रमज़ान में इस हुकूमत की आपको मुस्बत तब्दीलियाँ नज़र आएंगी। चलें, अच्छी मस्बत चीज़ है ये। आपने कहा हम खुद दुआगो हैं, लेकिन बात यह है कि पूरी फाइनेंस टीम चेंज हुई है। अब मैं थोड़ा मैक्रो इशूज़ पे आ जाता हूँ। फाइनेंस मिनिस्टर तब्दील किया, अब्दुल हफीज़ शेख साहब को लेकर आए, कहते हैं इनके पास तजुर्बा भी है और इनके पास महारत भी है। साथ ही साथ उनके आते ये तवक्को थी, FBR बड़ी पकड़ धकड़ कर रही थी, आप लोग ताजिर सनतकार बिरादरी वाले लोगों ने भी बड़ा शोर मचाया था, इमरान खान के कान भी भरे थे। असद उमर को हटवाने में आप लोगों का किरदार था, लेकिन मानते आप लोग नहीं हैं। स्टेट बैंक का गवर्नर भी जो है वो भी कुछ रुकावटें पैदा कर रहे थे, ऐसा अब खबरों में आना शुरू हुआ है। बाज़ गश्त पहले भी थी, अब पूरी टीम चेंज की है। ये देखें जितने की रोल्स हैं इन पर नए लोग आए हैं। इनके आने से क्या कारोबारी शख्सियात को और कारोबार करने वाले लोगों को, सरमायाकारों को मस्बत किस्म के रुझानात महसूस हो रहे हैं या नहीं? जी बिल्कुल। फील क्या आ रही है? फील यकीनन मस्बत आ रही है। अभी जो हलकों में जो, जैसे मैंने पहले अपनी तमहीद में आपको कहा कि 9 महीने तो पैदा होने में लग गए, और अब जो आपका जो जाएगा आपका तेज़ी से इंशाअल्लाह ताला ये मईशत में आपको तेज़ी नज़र आएगी। देखिए कोई भी टीम लीडर होता है, जो कप्तान होता है, अपनी मर्ज़ी की टीम बनाता है। तो यकीनन पहले कप्तान ने, इमरान खान साहब ने अपनी एग्जिस्टिंग टीम से कोशिश की कि वो उनसे वो हदफ वसूल करवा लें कि जो वो चाहते थे। असद उमर साहब का आपने तस्करा किया, इसमें कोई शक नहीं है कि असद उमर साहब की एबिलिटी के ऊपर कि वो इंतहाई काबिल शख्सियत हैं, लेकिन यकीनन कि मुल्क की बागदौड़ एक डिफरेंट फिनोमेना है कि उसको किस अंदाज से चलाया जाए, और एक मल्टीनेशनल कंपनी गालिबन जो तो चलाना एक डिफरेंट साइंस है। एज ए कॉर्पोरेट लीडर वो बड़े क्वालिफाइड हैं, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इकॉनमी चलाना इकॉनमिस्ट का काम होता है। यकीनन पहले उन्होंने कोशिश ज़रूर की कि ना सिर्फ हुकूमत में आने के बाद खान साहब ने असद उमर साहब को फाइनेंस मिनिस्टर बनाया, लेकिन उन्होंने हुकूमत में आने से पहले ही ये ऐलान कर दिया था कि अगर हमारी हुकूमत PTI की आई तो मेरे फाइनेंस मिनिस्टर असद उमर होंगे। तो ये तो आपके इल्म के अंदर होगा, आपको याद होगा कि ये खान साहब ने पहले फरमा दिया था। पार्टी में रेजिस्टेंस थी, लेकिन फिर भी वो कुछ मजबूरी भी थी, और वो कहते हैं कि ऑटोमेटिकली कभी कभार क्या होता है कैंडिडेट खुद सामने आ जाता है। अच्छा, मैं एक चीज़ आपसे पूछना चाहता हूँ ना, टीम कमज़ोर है इमरान खान साहब के मुतालिक, तो आज भी लोग ये कहते हैं, नीयत भी साफ़ है, उसने पैसे लेके जाने कहाँ हैं, बच्चे उसके बाहर हैं, उसका तवज्जो पाकिस्तान की तरफ है, मगर उसी सियासत में यकीन नहीं करता। इमरान खान को तो चले हम मौजूद इल्ज़ाम नहीं ठहराते, टीम ने कमी है, उन बंदा नहीं लभ रहे, बंदा लभने, देखिए बंदा लभना भी तो जरूरी है, बंदा नहीं लभदा सानू। सर बंदा लभने वाली गल है थोड़ी, तो मैं तो पंजाबी दसा तो बंदे तो लभ लेने ना, हुण अभी आपके बंदे तो ढूंढ लिए हैं। देखें अगर आप ये बात करते हैं, पूरी दुनिया से बेस्ट टीम को इकट्ठा कर रहे हैं। अभी आज मैं देखता हूं कि मीडिया में बहुत सारे लोग कहते हैं कि जनाब ये स्टेट बैंक के गवर्नर साहब आए, ये IMF में थे। तो IMF पे तो ये जितने भी अगर आप ज़्यादा लोग जिन्होंने भी इकॉनमी में काम किया हुआ है, जिन्होंने डॉक्टरेट की हुई है, नहीं यकीनन देखें ना, उन्होंने कहीं रोल तो अदा करना है, कहीं ना कहीं काम तो करना है जाकर। बहुत सारे लोगों को अगर पाकिस्तान में काम नहीं मिलता उनकी मर्जी का, तो वो लोग बाहर जाते हैं, लेकिन बाहर जाने के बाद बाहर जाके चाहे वो वर्ल्ड बैंक में काम करें, चाहे IMF में काम करें, ना IMF कोई ऐसा बेवकूफ़ इदारा है, ना वर्ल्ड बैंक इदारा है। आप ये देखें कि वो उनको उनकी एबिलिटी के ऊपर जो है नौकरियां करते हैं ना, और क्या करते हैं, IMF में चले जाए, वर्ल्ड बैंक में चले जाए, नौकरियां करते हैं। हमारे यहाँ लोगों ने नाम बहुत खराब किया है ना IMF का। IMF का नाम क्यों खराब किया है? आप देखें कि मैं आपको आज मैं एक ब्रेक लेता हूं, ब्रेक के बाद वापस आता हूं, फिर आपके साथ मुफस्सिल तौर पर इस मौजू के ऊपर गुफ्तगू होती है।
मैं ऐसा महसूस नहीं करता कि कोई भी बैनुल-अक़वामी इदारा अच्छा होता है जो कर्जा देता है, कर्जा वापस लेता है। हमारा अंदाज भी थोड़ा बदलना चाहिए। लेट्स टेक ए शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू हो रही थी, हनीफ गौर साहब हमारे साथ हैं, बात कर रहे थे यही कि IMF के मुतालिक हमारे यहाँ जो राय कायम की गई है वो बुनियादी तौर पर गलत है। हनीफ गौर साहब, मैं ये देख रहा हूँ, असल में बात ये होती है कि बद से बदनाम बुरा होता है। हमारे मुल्क के अंदर वो लोग कहते हैं फिस्कल डिसिप्लिन करो, अपने अखराजात कम करो और फिर हमारा कर्जा वापस दो या हमारा उधार वापस दो। हमारे वाले कहते हैं कि साहब हम अपना खर्चा पूरा नहीं करेंगे, हम किसी ना किसी तरीके से लोगों को टैक्स देके आपके पैसे वापस करेंगे। अब पॉलिसी का सिस्टम है ना, उन्होंने तो आपको तजवीज़ें दोनों दी हैं, अपना खर्चा कम कर लो या फिर टैक्स से ले लो। आप देखें कि अगर आप जो ये बात कर रहे हैं, ये मैं समझता हूँ कि अगर आप भी किसी बैंक में हो या आपका भी कोई बैंक हो, लोकल छोटा सा बैंक क्यों ना हो, ये तो IMF है, इंटरनेशनल बैंक है, यहाँ पर भी अगर हम किसी कर्जे को लेने जाते हैं तो हमें कितने उनकी शराइत को पूरा करना पड़ता है। छोटे से कर्जे 1 मिलियन को जांच परख करते हैं वो लोग, सारी जांच परख करते हैं, आपकी तमाम चीज़ें देखने के बाद और आपकी सैलरी स्लिप देखने के बाद, सब कुछ देखने के बाद ही आपको वो लोन सैंक्शन कर रहे हैं। तो वो चाहे वो दुनिया का बैंक, छोटा बैंक हो या कोई बड़ा बैंक हो, तो उन्होंने तमाम चीज़ें देखनी है। आपको अगर वो पैसे अली नासिर को दे रहे हैं तो वो उन्होंने ज़रूर चेक करना है कि अली नासिर इस पोजीशन में है कि ये हमारा कर्जा वापस करेगा, क्योंकि वो तो बिजनेस कर रहे हैं। तो इस वजह से मैं समझता हूँ कि जो IMF है, जो आपने बात कही बिल्कुल बजा कही, लेकिन इस गवर्नमेंट से हमें उम्मीदें बड़ी हैं। ये जो IMF से पैसे लेंगे, ये IMF की बातें ज़रूर मानेंगे, लेकिन खुदा न खास्ता ये IMF के पैसे मिसयूज़ नहीं होंगे। और आप यकीन करें कि अभी इसी वीक के अंदर इंशाल्लाह अच्छी खबरें आना शुरू हो जाएगी। IMF से भी इंशाल्लाह ताला तकरीबन मामला। फैसल वावडा साहब से बड़े मुतासिर लग रहे हैं। फैसल वावडा साहब ने भी कोई यही टाइम दिया हुआ है, कुछ मिलने वाला है, कुछ नया आने वाला है, तो हमें भी बताएं। कहते हैं ना, स्पिल द बीन्स, कुछ राज हमें भी पता लगे। क्या ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से लड़के जो हैं वो नहीं मिल रहे होंगे, मुलाजमतें इतनी ज़्यादा हो जाएंगी, लोग मुलाजमत करने के लिए लोग तैयार नहीं होंगे? ऐसी कौन सी मुलाजमतें पैदा हो रही हैं, ऐसी कौन सी माशी तरक्की होने वाली, मुझे बताएं। गैस के लिए तो एक्सॉन वालों ने तेल के लिए इतना बड़ा वो किया है, अपना क्या बोलते हैं, बोरिंग की है। वो मेरे ख्याल दूसरी तरफ जापान निकल आए, लेकिन तेल नहीं निकला। देखें, तेल भी निकल रहा है, ऐसी बात नहीं है, तेल निकल रहा है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने ऐलान किया, तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने हवा में ऐलान नहीं किया। प्राइम मिनिस्टर साहब अगर कोई बात करते हैं, कोई भी प्राइम मिनिस्टर हो, और स्पेशल इमरान खान साहब हों, तो वो कोई भी हवा में कोई बात नहीं करेंगे। उन्होंने ये कहा है, तो इसका मतलब है तेल निकल रहा है और बहुत जल्दी आपको इंशाल्लाह ताला नजर आएगा। चलें, हमारी उम्मीद और तवक्को यही है, क्योंकि बात यह है कि पाकिस्तान की कामयाबी जो है वो इसी चीज़ से जुड़ी है कि हमारे वसाइल बेहतरीन अंदाज में बुरे कार लाए जा सकें। हमारे साथ अब शो में शामिल होंगे बजरिया टेलीफोन लाइन जनाब यूनुस बशीर साहब, जो कि साबिक सदर KCCI रहे हैं। वेलकम करता हूँ आपको शो में। यूनुस बशीर साहब, बात यह है कि अभी गुफ्तगू यही हो रही थी कि हमारे यहाँ मईशत के अंदर बहुत सारी तब्दीलियाँ रौनमा हो रही हैं, बिलखुसूस टीम को तब्दील कर दिया गया है। ताजिर सनतकार बिरादरी इस टीम की तब्दीली को कैसे देख रहे हैं? बिलखुसूस जो FBR की पकड़ धकड़ थी, उसकी वजह से लोग तंग थे। FBR में लीडरशिप चेंज होने से क्या एटीट्यूड चेंज हो जाएगा? देखिए, मैं आपको बताऊं एक बात, ये जो एटीट्यूड का मसला है, ये FBR में जो छापे और जो नोटिस का मसला है, वो तो आज तक चल रहा है। अब पता नहीं ये नए जो आए हैं चेयरमैन FBR, ये डिपार्टमेंट से ही आए हैं, कस्टम में होते थे पहले। इनकी रेपुटेशन, इनका नाम बड़ा अच्छा है। उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह कि इससे जो कारोबारी हजरात और मुश्किल हजरात को जो प्रॉब्लम्स हैं वो दूर होंगे। बट मैं आपको बताऊँ एक बात कि हम वी वर वेरी होपफुल कि इमरान खान साहब आएंगे और हुकूमत में आएंगे और इंशाल्लाह बेहतरी होगी। अभी तक हम बहुत उम्मीद पे हैं, मगर जो IMF की जो कंडीशन है, मगर इससे पहले हमने जो डिवैल्यू किया है या हमने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया है, तो इससे हमारी वायबिलिटी जो इंडस्ट्री की जो है वो खत्म हो गई है। मैं आपको बताऊं एक बात, देखिए कि पाकिस्तान अगर सिर्फ कॉटन यार्न या फैब्रिक एक्सपोर्ट करना, मैं टेक्सटाइल की बात करता हूँ, तो डिवैल्यू बहुत अच्छी चीज़ है। बट अगर आपको वैल्यू एडिशन में जाना है तो आपके सारे डाइस केमिकल जो है ना वो आपको इम्पोर्ट करने पड़े। इत्तेफाक ऐसा है कि चाइना में एनवायरनमेंट की वजह से डाइस केमिकल की जो इंडस्ट्री काफ़ी बंद हुई है,
तो 30 से 40% वहाँ रेट बढ़ गया, फिर डिवैल्यू हो गया। तो पाकिस्तान की एक बदकिस्मती ये है कि जब भी हम डिवैल्यू करते हैं, हमारी कॉस्ट करेंसी को डिवैल्यू करते हैं, तो हमारा फॉरेन बायर जो है फॉरेन वो कहता है कि जी आपको तो अब इतने पैसे मिल जाए, आप हमें डिस्काउंट रेट करके दें। आप अंदाजा लगाएं कि बांग्लादेश में 80 रुपए का डॉलर है, इंडिया में 70 रुपए का डॉलर है, हमारे यहाँ 142 रुपए का डॉलर है। हमारा एक्सपोर्ट नहीं बढ़ रहा, क्यों नहीं बढ़ रहा? बहरहाल उम्मीद है कि एक्सपोर्ट बढ़ेगा, मगर मैं आपको बताऊँ एक्सपोर्ट बढ़ने के लिए आपके पास कैपेसिटी होनी चाहिए। कैपेसिटी हमारी नहीं बढ़ा रहे, हम नहीं बढ़ा रहे, इस वजह से इंटरेस्ट रेट इतना हो गया है कि इंडस्ट्री वायबल नहीं रहेगी, नई इन्वेस्टमेंट, और साथ साथ डॉलर इतना डिवैल्यू होगा। और IMF की कंडीशन के बाद मैं समझता हूँ कि लगता ये है कि डॉलर और ज्यादा बढ़ जाए, तो इससे इंडस्ट्री की वायबिलिटी खत्म होती आ रही है। मैं ये समझता हूँ जब तक गवर्नमेंट कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस की तरफ ध्यान नहीं देगी, गैस, इलेक्ट्रिसिटी, पानी के रेट्स हैं उनकी तरफ नहीं देखेगी, तब तक मैं नहीं समझता कि हमारा एक्सपोर्ट जो गवर्नमेंट चाहती है। इमरान खान साहब वेरी होपफुल, और उनकी बातों से हम भी बड़े होपफुल हैं। नए फाइनेंस मिनिस्टर हैं हफीज शेख साहब, उनसे भी मैं बड़ी उम्मीदें वापस आए। असद उमर साहब ने भी कुछ काम बेहतर किए, मगर जब तक हम कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को कम नहीं करेंगे, मैं नहीं समझता कि हमारे हालात जो है ना, वो एक्सपोर्ट हमारा जो है ना बढ़ सकेगा। ये बड़ी आम बात आपने की है, बहुत कम लोग इससे वाकिफ हैं, लेकिन हनीफ गौर साहब, आई थिंक दिस इज़ योर एरिया, इफ़ नॉट ऑफ एक्सपर्टीज़ बट ऑफ कोर्स यू हैव द कमर्शियल सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग दिस। अभी जो यूनुस बशीर साहब ने जिस चीज़ को हाईलाइट किया, बिलखुसूस डॉलर के रेट्स को, और ये भी बताया है कि डॉलर के रेट्स जो हैं वो दूसरे ममालिक के अंदर, जो हमारे रीजन के अंदर हैं, वहाँ पे कुछ और हैं। उसके बावजूद हमने इतना ज़्यादा रुपये को डिवैल्यू करने के बाद भी एक्सपोर्ट फ्रंट के ऊपर को ख़ास खातिर खा कामयाबी नहीं देखी। आगे वो ये भी तवक्को कर रहे हैं कि शायद डॉलर और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, रुपये कमज़ोर हो जाएगा। आप इस पर भी अपना पर्सपेक्टिव दें जी। देखें, मैं थोड़ा सा इख्तलाफ करूँगा। मैं उम्मीद ये करता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला डॉलर जो है कंट्रोल रहेगा, और डॉलर जो है तो डिवैल्यू नहीं होगा, और डॉलर जितना डिवैल्यू होना था वो हो चुका, और डॉलर इसी तरह से जो डॉलर है 140 से लेकर 145 के दरमियान ही रहेगा। इससे ज़्यादा डॉलर इंशाअल्लाह ताला अब नहीं जाएगा। उसकी बुनियादी वजह यह है कि आप ये देखें कि जो हमारा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का जो डेफिसिट था, वो डेफिसिट हमारा इस हुकूमत ने 4 बिलियन, कम से कम अगर आप अभी फिगर्स उठा के देख लें तो इंपोर्ट्स में 4 बिलियन का फ़र्क आया है, 4 बिलियन की इंपोर्ट्स कम हुई हैं। तो इसी तरह से हमारी ये हुकूमत जो है, इमरान खान साहब की जो हुकूमत है, उनकी सोच ये है कि किसी तरह से एक्सपोर्ट को बढ़ाया जाए, और उस एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए वो तमाम एक्सपोर्टर्स को और इंडस्ट्रीज़ को वो रिलीफ दे रहे हैं। और आप ये देखें कि एक्सपोर्ट पहले बढ़ क्यों नहीं रही थी, कि हमारे पास गैस नहीं थी, हमारे पास बिजली नहीं थी। अब आप ये देखें कि हुकूमत वक्त ने कम से कम चंद दिन पहले मोहम्मद डैम का इफ्तिताह वज़ीर आज़म साहब ने कर दिया है। आप ये देखें कि 400 बिलियन की जो इन्वेस्टमेंट है वो LNG की मद में कम से कम टर्मिनल नया लगने जा रहा है, जो जैपनीज़ लगा रहे हैं, जो फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रही हैं। इसी तरह से बहुत सारी फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो हैं अब हमारे मुल्क में आना शुरू हो गई हैं। सिर्फ़ और सिर्फ मैं हुकूमत वक्त को ये कहूँगा कि जो पॉलिसीज़ बनाई गई हैं, जो रिलीफ देना चाहिए फॉरेन इन्वेस्टमेंट के बिजनेसमैन को या हमारे लोकल बिजनेसमैन को, वो इतनी फ्रेंडली बना दें कि खुदा न खास्ता उनको वापस भागने की सोच उनके दिमाग से निकल जाए। अगर इन्होंने बिजनेस फ्रेंडली पॉलिसीज़ दे दी कि जो वन विंडो सोल्यूशन जिसे हम कहते हैं, अगर वो वन विंडो पर तमाम बिजनेसमैन को वो सोल्यूशंस मिलने लगे, चाहे वो पाकिस्तानी बिजनेसमैन हो चाहे वो इंटरनेशनल बिजनेसमैन हो, तो हमारे मुल्क में इंशाल्लाह इतनी जल्दी सरमायाकारी हो जाएगी। जो ये हम बात करते हैं कि बहुत सारा नौकरियां मिलेंगी, तो वो बिल्कुल मुनासिब है। जब इतनी सारी इंडस्ट्रीज़ काम करेंगी, स्पेशल एक ही बात हम कर लेते हैं, जो इसके अलावा इमरान खान साहब ने जो फरमाया था 50 लाख घर, तो आप ये देखें। नहीं, उसकी तफसील आपसे लेता हूँ। यूनुस बशीर साहब से मैं ये जानना चाहता हूँ। देखिए, यूनुस बशीर साहब एक आर्गूमेंट पेश की इस वक्त हनीफ गौर साहब ने, तो आप उसके साथ अग्रीमेंट के अंदर हैं। वो कह रहे हैं कि ये बेसिकली इंपोर्ट को रिड्यूस किया है, एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए पॉजिटिव स्टेप्स लिए जा रहे हैं। आपकी कंटेंशन ये कि कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस अभी भी बेहतर नहीं हुई, और इसके अंदर जो है जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है उस पर भी खास पेशरफ्त नहीं हुई। आप अपनी राय का इजहार करें जी यूनुस बशीर साहब। इंडस्ट्री में जब तक कैपेसिटी नहीं बढ़ेगी तब तक आपका एक्सपोर्ट नहीं बढ़ेगा। कैपेसिटी जब तक नई मशीनरी नहीं लगेगी आपका एक्सपोर्ट नहीं बढ़ेगा। और इसके लिए मैंने पहले भी कहा और दोबारा मैं कहता हूं कि जो डीवैल्यू होने से कॉस्ट ऑफ मशीनरी ज्यादा हो गई है, डीवैल्यू होने से और इसके अलावा इंटरेस्ट रेट जो बढ़ गया है, इंडस्ट्री वायबिलिटी नहीं रही है। आप एक्सपोर्ट की बात कर रहे हैं, इस वक्त लोकल मार्केट को देख रहे हैं, लोकल मार्केट दबाए।
आपका 4 बिलियन का अगर एक्सपोर्ट कम हो गया, मगर आज भी फर्क बहुत ज्यादा है और आपको ये फर्क खत्म करने के लिए आपको फॉरेन रेमिटेंस और आपको एक्सपोर्ट बढ़ाना होगा। एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए आप जब तक कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस आप कम नहीं करेंगे, आप देखिए अभी बातें आ रही हैं कि जुलाई में गैस के प्राइसेस ज्यादा हो जाएंगे। मैं समझता हूँ आज भी अगर रीजन वाइज देखिए आप दुनिया में, बांग्लादेश, इंडिया वगैरह जहाँ देखें, वहाँ गैस के प्राइसेस जो है ना वो हमसे कम है। मैं सिर्फ इतनी बात ये पूछना चाहता हूँ कि 70 रुपए का डॉलर इंडिया में है और इंडिया का एक्सपोर्ट हमसे ज्यादा है टेक्सटाइल में। हम कॉटन ग्रोइंग कंट्री में नंबर 3 नंबर पे आते हैं। बांग्लादेश के पास कॉटन नहीं है, बांग्लादेश यहाँ इंपोर्ट करता है, कॉटन इंपोर्ट करता है, गारमेंट बना के बेचता है। क्यों उसका एक्सपोर्ट ग्रो कर रहा है? हमारा ना करने की वजह क्या है? मैं आपसे मेरी गुजारिश गवर्नमेंट से ये होगी कि ठीक है, उन्होंने स्टेप्स बड़े अच्छे लिए हैं, बड़ी चीजें आ रही हैं, खान साहब बड़ी होप दिखा रहे हैं, आज तक हम उम्मीद पर ही हैं, पर जब तक आप कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस की तरफ नहीं जाएंगे आपका एक्सपोर्ट नहीं बढ़ेगा। 12% इंटरेस्ट रेट जो है उस पर कोई इंडस्ट्री वायबल नहीं है। इसके अलावा आपके पास आज देखिए कराची में, सिंध सबसे ज्यादा गैस प्रोड्यूस करता है। आज भी कराची में गैस की पोजीशन खराब है, इंडस्ट्री संडे के दिन मोस्टली क्लोजर का आता है। आज इंडस्ट्री जब तक आपकी 30 दिन नहीं चलती, आपकी वायबिलिटी बनती, या 5 दिन तो आप कर देते हैं गैस की हॉलिडे की वजह से। मुझे बताएं कैसे एक्सपोर्ट बढ़ेगा? चलिए बताएं जी, किस तरह एक्सपोर्ट बढ़ेगा? गौर साहब वो बता रहे हैं, बोल रहे हैं कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस इतनी ज्यादा हाई है, इसके बावजूद कि हुकूमत मस्बत इकदाम ले रही है। उनका कहना यह है कि अभी तक हम लोग उम्मीद से ही, मतलब उम्मीद में ही हैं कि ये हुकूमत जो है किसी न किसी तरीके से डिलीवर करेगी। अनफॉर्चुनेटली कैपेसिटी बिल्डिंग हो नहीं रही। यूएस डॉलर के रेट्स का उन्होंने बता दिया, इंडिया से भी कंपेयर कर दिया, बांग्लादेश से भी आपकी इकोनॉमी कंपेयर कर दिया। बताएं रिजल्ट क्या होगा? देखें इन्होंने बता दी चीजें। आप ये देखें कि हमारी सबसे ज़्यादा इंपोर्ट अगर आप देखें चाइना से हो रही थी हमारी, वहाँ से हमने काफ़ी सारी कोशिश की है, हुकूमत ने 4 बिलियन का जैसे मैंने तस्करा किया। एक्सपोर्ट बढ़ेगी कैसे? आप ये देखें कि 700 आइटम चाइना ने एक्सेप्ट कर लिए हैं कि ठीक है कि आप हमारे यहाँ पर एक्सपोर्ट करें, और वो 700 आइटम ड्यूटी फ्री कर दिए गए हैं। तो इस वजह से अब जितनी हम चाइना से इंपोर्ट किया करते थे, तकरीबन हम इतनी चाइना को एक्सपोर्ट करेंगे। 700 आइटम्स की लिस्ट उन्होंने दे दी है। तो आप देखें कि जब वो हमारी एक्सपोर्ट होगी, जो वो डॉलर के ऊपर जो हमारा प्रेशर था, वो प्रेशर हमारे ऊपर से ख़त्म होता जाएगा। हमारे एक्सपोर्टर्स को जो प्रॉब्लम आ रहा है, वो एक्सपोर्टर्स को प्रॉब्लम यही आ रहा है कि जो 300 बिलियन उनके जो रुके हुए हैं जो रिबेट की मद में, वो हमने ज़रूर बारहा हुकूमत को कहा है कि वो जब तक आप उस एक्सपोर्टर को, बिजनेसमैन को रिफंड नहीं करेंगे तो यकीनन वो उसमें इंजेक्शन नहीं होगी वो एक्सपोर्ट की अमाउंट के अंदर। तो वो हुकूमत कोशिश ये कर रही है, जैसे ही उनके पास कोई अरेंजमेंट हो जाता है, तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान से चंद दिन पहले जब मुलाकात हमारी हुई, उसमें फाइनेंस मिनिस्टर जो साबका फाइनेंस मिनिस्टर थे असद उमर साहब, वो भी मौजूद थे। उन्होंने ये वादा किया कि हमें भी इल्म है कि जब तक हम एक्सपोर्टर्स के पैसे रिफ़ंड नहीं करेंगे, ये एक्सपोर्ट को नहीं बढ़ा सकते। तो हुकूमत इंशाअल्लाह ताला चंद दिन में ट्रांचेस के तौर पर रिलीज़ करना शुरू कर रही है। पहले कुछ रिलीज़ किए हैं और अब रिलीज़ करते जा रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि जब वो पैसे एक्सपोर्टर्स के पास आ जाएंगे, जो हमारे कोल का प्लांट स्टार्ट हो गया है, हमारा पहले थर कोल में चंद दिन पहले स्टार्ट हो चुका है, बिजली के मसाइल हमारे दिन ब दिन बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, मोहम्मद डम का इफ्तिताह हमारा हो चुका है। आप ये देखें कि आप फ्यूचरिस्टिक बने, आप कि रातों रात ये चीज़ें नहीं होती हैं, लेकिन आपके लिए बेहतर पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं। और जब जिन पॉलिसीज़ में और जो हुक्मरान करप्शन के बग़ैर किसी करप्शन के काम करते हैं, वो मुल्क तरक्की करता है। आज आप इमरान खान के या इमरान खान की पॉलिसी से जो लोग नाखुश भी हैं, लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि आप ये बताएं कि क्या इमरान खान की हुकूमत में कोई करप्शन है, तो वो ये कहेंगे कि कम से कम इमरान खान की हुकूमत में कोई करप्शन नहीं है। चंद दिन पहले ही चेयरमैन नैब ने भी ये कहा कि कम से कम कोई बड़ा स्कैंडल इन 9 महीनों में हमारी नॉलेज में नहीं आया। चलें एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, मुस्बत बात है, और मैं जो हूँ एक छोटी सी ब्रेक के पास आऊँगा, तो फिर उसके बाद और सवालात पूछूंगा इस लिहाज से कि हमारे आम आदमी के अब जो मसाइल हैं उनको किस तरह से हल करें, और बिलखुसूस रमज़ान आने वाला है, क्या उसके ऊपर तवज्जो है। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। बातें तो बहुत अच्छी अच्छी हो गई,
लेकिन बात यह है कि आवाम जो घर बैठी है वो भी सोच रही होगी कि फिर हमारी बात कब होगी। पेट्रोल के दाम बढ़ गए, हाँ भाई बढ़ गए, पेट्रोल के दाम बढ़े हैं, बिजली के दाम भी बढ़ जाएंगे, कुछ अरसे में गैस के दाम भी बढ़ जाएंगे। सब्जी वाले फल वाले तो पहले ही इस आड़ में बैठे थे कि यहाँ किसी भी चीज़ के दाम बढ़ें, हम बहाना करके चीज़ों के दाम बढ़ा देंगे। दूध वालों के साथ महाजाराई जाड़ी, वो कह रहे हैं जनाब हम बढ़ाएंगे दूध के दाम। आम आदमी के मसाइल तो ये है ही नहीं कि जो हमारे यहाँ ताजर सनतकार बिरादरी के। लेकिन बात यह है कि यूनुस बशीर साहब, आप साबिक सदर KCCI रहे हैं, बहुत सारे आप लोगों के कराची चैम्बर के मेंबर भी ऐसे होंगे जो मुतवस्सित तबके से ताल्लुक़ रखते होंगे। बात यह है कि उनके भी यही मसाइल हैं, आपके भी यही मसाइल हैं, हनीफ गौर साहब के भी यही मसाइल हैं। आम आदमी तो आज भी परेशान है। आगाज़ में मैंने यही बात की थी कि अब उनके मसाइल के हल के लिए क्या करेंगे। महंगाई दिन ब दिन बढ़ जाएगी, इन्फ्लेशन बढ़ेगी तो इकॉनमी के लिए बहुत बड़ा चैलेंज खड़ा हो जाएगा। यूनुस बशीर साहब, इस बारे में आप क्या राय रखते हैं? अगर बढ़ती इन्फ्लेशन के अंदर इकोनॉमिक ग्रोथ आ जाए तो क्या ही बात है। जी, पेट्रोल के बारे में आपने कहा, पेट्रोल जो है ना, देखिए ये बेस करता है इंटरनेशनल प्राइस, और इत्तेफाक से बदनसीबी मैं कहूँगा, बदकिस्मती है गवर्नमेंट की कि पेट्रोल के प्राइसेस इस वक्त ज़्यादा हो रही है। 71, 72 डॉलर, 77 डॉलर तक पेट्रोल चला गया था। पिछली गवर्नमेंट थी, नून की गवर्नमेंट, उसमें मेरे ख्याल 39 के एवरेज में पेट्रोल रहा था। तो आज ये पेट्रोल की प्राइसेस जो है ना, वो तो इंटरनेशनली बढ़ रही है प्राइस, और इसकी वजह से जो बजट का जो खसारा और कम होना था वो ना होने की एक बड़ी वजह जो है ना, वो पेट्रोल की प्राइसेस भी बढ़ रहा है। तो ये चीज़, जो चीज़ें इंटरनेशनल उस पर बेस करती हैं, उस पर हम कुछ भी नहीं कर सकते। हाँ, जहाँ तक आपने बात कही कि रमज़ान का महीना आ रहा है, मैं समझता हूँ कि ये जो नॉन मुस्लिम कंट्रीज़ हैं वहाँ पर भी मुसलमानों के सब्सिडी दी जाती है। इंडिया में भी आप देखें कि जब रमज़ान का महीना आता है तो वहाँ पे मुसलमानों के लिए सब्सिडी दी जाती है, हालांकि वहाँ पर मुसलमान तकलीफ में है इसको। मगर हमारा मुल्क में हम कारोबारी लोग चीज़ देखते नहीं हैं और हम कोशिश करते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा नफा कमाएं। मैं समझता हूँ ये बहुत ज़्यादा गलत बात है, और इसके लिए हमें खुद अपने आप पे सबको देखना होगा, और गवर्नमेंट को बोल्ड स्टेप लेने होंगे कि जब तक आप इन मार्केट को वॉच नहीं करेंगे। मैं देख रहा था इस्लामाबाद के लिए, मार्केट के लिए कोई कमिश्नर को वहाँ डिप्यूट कर दिया है कि वो उसको देखता रहे, मगर मैं नहीं समझता हूँ इतने हल्के हाथों से आप प्राइस को कंट्रोल कर सकेंगे। ये चीज़ प्राइस के कंट्रोल के लिए मैं एक तरीकाकार बताता हूँ, आप क्या करें कि चैम्बर में खसूसी प्रोग्राम रखें और उसमें जनाब कुछ उलमाए दीन को भी बुलाएं, और क्योंकि अब पता है हर तरह के ताजर जो हैं वो आपके चैम्बर का हिस्सा भी हैं, उनको आकर वो वाज दें, कुछ उनको समझाएं, उनको कुछ बताएं, उनको दर्स दें, और उसके बाद फिर वो उठे। हो सकता है उनको हिदायत हो जाए कि वो हुकूमत तो उनको ठीक नहीं कर सकती। देखिए मैं आपको बताऊँ, मुझे बताएं एक बात कि रमज़ान का इतना बरकत महीना है, ये तो महीना जो है कि दुआ लेने का महीना, अल्लाह से जो है ना मांगने का महीना है, इबादत करने का महीना है। और इसमें आप देखें कि हम कारोबारी हजरात इस महीने का एडवांटेज उठाते हैं, हालांकि हमारे मजहब में अलाउ नहीं है, नाजायज मुनाफाखोरी अलाउ नहीं है। तो मजहब को हम नहीं देखते तो हम क्या बैठ के टेम्पो पे बैठ के या कहीं और बैठ के हमको याद समझ में आएगा। ये मैं समझता हूँ कि ये इस नुक्ते पे मैं आगे चलता हूँ, यानी हमें उस चीज का भी अब लिहाज नहीं है। हनीफ गौर साहब, आपको अब बात यह है कि मैं हसन निसार साहब जैसी बातें करूं, इससे कब यूनुस बशीर साहब ने अपने मुंह से ही बात कर दी। अब आप लोग भी बहुत सारी तिजारती तंजीमों को देखते रहे, पहले तो इंतजामी तौर पर भी आप मामलात को देखते थे FPCCI में। बात यह है कि अब जब कौम अपनी इस्लाह करने के लिए तैयार नहीं, तो मैं इमरान को किस तौर पर मैं उसे जिम्मेदार ठहरा सकता हूँ? भाई हर चीज़ का सारी जिम्मेदारी अगर मैं इस वक्त महंगाई की इमरान खान पर डाल दूँ तो मेरी तरफ से ज्यादती होगी। कौम को भी तो अपनी इस्लाह करनी है सर, सारा बुरा भला मैं हुकूमत को कह दूं? अब आप इस बारे में भी कुछ रोशनी डालें। देखिए, बिल्कुल आप वजह फरमा रहे हैं। अगर हम बैरून मुल्क जब भी जाया करते हैं, इंग्लैंड हो अमेरिका हो, अब देखें कि वो गैर मुस्लिम हैं वो सारे के सारे, लेकिन जैसे यूनुस बशीर साहब ने वजह फरमाया कि वहाँ पर तमाम चीज़ों के ऊपर जो बेसिक नीड्स होती है रमज़ान की में, वो तमाम चीज़ों को सब्सिडाइज कर दिया जाता है। लेकिन उसी तरह अगर हम अपने मुल्क में अलमिया बोलें, अलमिया हमारे मुल्क, ये हमारे मुल्क का अलमिया है कि हमारे यहाँ पर जो कि तनख्वाहों में तो कोई इजाफा नहीं होता या बाकी मरात में तो कोई इजाफा नहीं होता, लेकिन बदकिस्मती से रमज़ान में कीमतों में इजाफा ज़रूर हो जाया करता है। चाहे वो बेसिक जितनी भी नेसेसिटीज़ हैं, सबसे ज़्यादा तो आप ये देख लें कि फ्रूट तो हम अपने मुल्क की पैदावार है।
हर गरीब आदमी को ज़रूरत होती है कि वो कम से कम फ्रूट चाट बना ले अपने घर में रोज़ा अफ्तारी के टाइम पर। हनीफ गौर साहब, कल मैं गया फ्रूट वाले के पास, उसने सेब मुझे 100 रुपए का एक सेब दिया। नहीं, 100 रुपए का एक सेब, आला मियार वाला, लेकिन 100 रुपए का। मतलब हम लोग कहते हैं कि हर नेमत, आपने देखा होगा हर बंदा ताजिर आता है कहता है हर नेमत पाकिस्तान में मौजूद है, अल्लाह माफ करे बात ये। और ये हम उसके साथ देखें हाल क्या कर रहे हैं खुद, ये अपनी की हुई चीज़ है, कह रहे कि नहीं। अच्छा, इसका मतलब आपकी बात से मैं ये लूंगा कि इसका मकसद है कि मीडिया के हालात लगता है बहुत अच्छे हैं, जैसे बाकी इंडस्ट्री वाले। एक ही सेब लिया फिर हमने। आज मीडिया का एंकर पर्सन अगर 100 रुपए का सेब ले सकता है तो इसका मकसद है कि मीडिया के हालात बहुत बेहतर हैं। जबकि हम एक ही सेब लिया। आपके मुंह में घी शक्कर, अगर आप इस तरह की बातें करें तो मैं आपके मुंह में घी शक्कर। लेकिन फवाद चौधरी साहब ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। अभी आपने उन्हें साइंस टेक्नोलॉजी में लगाया, अल्लाह करे कोई बहुत साइंसी कोई इजाद हो, पता नहीं पाकिस्तान चांद पे ही पहुंच जाए। चांद देखने के लिए तो वो मसले मसाइल पैदा कर रहे हैं, पता नहीं चांद पे जाएंगे कैसे। क्योंकि हम तो बहुत जगहों पर आवाज उठाते हैं मीडिया के लिए कि जो मीडिया का जो कैमरामैन है, जो स्टाफ है, मैं तो ये समझता हूं कि उनको तो तनख्वाहें तक भी नहीं मिल रही हैं। वो बेचारे नहीं, अल्लाह का करम है, हमारे यहाँ इस तरह का। मैं जनरल बात कर रहा हूं, नहीं, मैं आपको वैसे बता रहा हूं। मीडिया का माशी कत्ल करने के अंदर जिस दिन से ये हुकूमत आई उस दिन से हम लोग शिकायत कर रहे हैं कि भी कान इस मामले पर भी धने थोड़े से। और फवाद चौधरी साहब को समझाया था कि हम ना आपके क्लाइंट हैं, ना आप हमारे सेवियर हैं, और इस तरह की बातें ना करें, आपका ओहदा चला जाएगा। लेकिन फवाद चौधरी साहब ने हमारी बात नहीं मानी। अब मेरे शहर की फिरदौस आशिक आवान साहिबा आई हैं, मैं उनको इस्लाह करना चाहूँगा उनकी। अच्छा कि आप मौजू ले आए बीच में। मैं फिरदौस आशिक आवान साहिबा से गुजारिश करूँगा कि प्लीज़ 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 मैडम, अब आप इस तरफ थोड़ी तवज्जो दें। चौहान साहब ने तो वहाँ लाहौर के अंदर अलहमरा हाल के अंदर बहुत सारे और हमारे साथी किसी और फील्ड के, उनका रोज़गार भी ख़राब कर दिया था। अब आप थोड़ी इस्लाह करें। और इमरान खान साहब से भी गुजारिश है, अच्छा है ये हनीफ गौर साहब इमरान खान साहब के थोड़े नज़दीकी भी तस्वर किए जाते हैं। हनीफ गौर साहब आप भी वहाँ तक पैगाम पहुँचाइएगा। यूनुस बशीर साहब, मैं दोबारा से मौजू पर आता हूँ, ये हमारे मीडिया के ऊपर ला रहे हैं बात, हम आपको ताजरों पर ही रखेंगे। बात यह है कि कीमतें जो कम करने का सिलसिला है सर, अब इसको प्राइस कंट्रोल से तो नहीं कम कर सकते ना, कोई और तरीका आप बताएं ना। प्राइस कंट्रोल से छापे मार के वजीद होके तो कीमतें कम नहीं होंगी, फिर इनको कोई कम करने का कोई तरीका होना चाहिए। क्या कहते हैं आप? जी यूनुस बशीर साहब। देखिए, मैं आपको बताऊं एक बात आपकी बिल्कुल वजह बात है कि हम आप देखें कहीं अगर आप छापा भी मारते हैं तो वहां से रेट आपको बताया जैसे 100 रुपए का आपने बताया एक सेब मिला है, वो कर देगा 50 रुपए का। आधे घंटे बाद टीम वहां से चली जाएगी तो फिर वो 110 रुपए के जाएगा, वो अपना और नुकसान पूरा करेगा कि आधे घंटे में मेरा जो 50 रुपए बिका है तो मैं वो रेट बढ़ा के मैं इसका अपना नुकसान पूरा करूँ। ये इसमें आपको मीडिया को भी बड़ा रोल अदा करना पड़ेगा, कारोबारी हजरात को भी। और मैं समझता हूँ कि हमको बहैसियत मुसलमान अपने गिरबान में झांकना होगा। मैं कहता हूँ मुनाफाखोरी, ज़ख़ीरा अंदाजी, ये जो है ना, ये बहुत बड़ा गुनाह है और ये अपने कारोबार की सारी बरकत उड़ा देता है। आपको, हम सबको अपने इंक्लूडिंग माई सेल्फ, हमें अपने गिरबान में झांकना होगा और ये देखना होगा कि हम ये जायज़ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। इसके अलावा मैं नहीं समझता कि कोई भी जो है ना चीज़ इसको हल कर सकती है। आप जितना भी हाईलाइट कर लें, मेरा ज़मीर अगर मुर्दा हो चुका है, मुझे ये एहसास ही नहीं है कि मुसलमान है और हमारा इस्लाम, हमारा मजहब क्या कहता है। मुझे अगर उसका एहसास कीजिए और मैं सिर्फ पैसे की तरफ जा रहा हूँ तो आप उस माशरे को बदल नहीं सकते हो। आज जो हमारा मुल्क तकलीफ में है, मैं आपको बताऊँ, सियासतदान कितने हैं, 1000 हैं, 1200 है, 1500 है, 2000 है, ब्यूरोक्रेट कितने हैं, मगर हम जब तक हर आदमी अपने गिरबान में नहीं जाकेगा, अपने आप को ये देखेगा मैं ये कर रहा हूँ, सही कर रहा हूँ, तब तक हमारा माशरा, हमारा मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। क्यों? मैं आपको बताऊं, मुझे बताएं एक बात कि आप 4 अरब की इम्पोर्ट जो है ना अगर कम भी हो गई है, अगर आप देखिए हमारा बजट का खसारा कितना बड़ा है। इसके लिए आपको जब तक इंडस्ट्री यहाँ नहीं लगेगी और नई इंडस्ट्री लगाने के लिए आपको वो इंसेंटिव देने पड़ेंगे कि जो इम्पोर्ट हम चाइना से या दुनिया से करते हैं वो हम यहाँ मैन्युफैक्चर करें। और इसको मैन्युफैक्चर करने के लिए सबसे पहले हमको कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कम करना जरूरी होगा, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करना होगा, यूटिलिटीज हमारी जितनी हैं, गैस, बिजली, पानी, इस सब की बराबर अवेलेबल हो और प्राइसेस जो है ना इंटरनेशनल मार्केट से के बराबर हो, कम ना हो, कम से कम के बराबर तो हो। तो ये चीज़ें जब तक हम नहीं करेंगे, हमारा खसारा इतना ज़्यादा है। इमरान खान साहब की नीयत बहुत अच्छी है, वो बिल्कुल गरीब गौर साहब कहते हैं कि करप्शन का उनका कोई नहीं, बट मेरी बात करप्शन का नहीं है, मगर हमारे में हम सब जो है, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स हो चाहे वो बिजनेस कम्युनिटी हो,
हर आदमी यहाँ इस वक्त जो है ना वो लूटने के चक्कर में, लूटने और के जब चक्कर तक में ये नीयत है, जब तक ये नीयत हमारी ईमानदारी से है। और मैं आपको बता दूं एक बात कि हमको ये डूब तो रहे हैं, मगर हमको साथ अगर ये सोचे ना कि आने वाले नस्ल जो हमारे बच्चे जो है, हमारे बच्चे वो इस मुल्क में कैसे रह सकेंगे, कैसे काम कर सकेंगे। बड़ी बड़ी अगर हम अहम इस बात बात की है आपने, और ये सब इदारों, सब तंजीमों और तमाम शहरों के लिए, मुल्क के हर हिस्से के लिए कि हमारी आगे आने वाली औलाद क्या इन हालात में रहेगी। फिर आवाज यही बोलता हूं कि आवाज मेरी जाती है, इस्लामाबाद में भी गूंजती है, पिंडी में भी गूंजती है, गूंज के फिर वापस आती है। हनीफ गौर साहब, ये बड़ी अहम बात की है यूनुस बशीर साहब ने, मेरे ख्याल आप समझ गए होंगे मेरी बात और इशारा भी। बात ये, इस मुल्क के हम सब शहरी हैं, जिम्मेदारी का एहसास हम में है नहीं, हम सब लूटने में लगे हुए हैं। तो बात ये खालिसतन एक आदमी को उसका इल्ज़ाम देना, उसको उसका मर्जुल इल्ज़ाम ठहराना, ये गलत होगा। ये पूरी कौम को अपनी इस्लाह करनी पड़ेगी, ब्यूरोक्रेट को भी अपनी इस्लाह करनी पड़ेगी, बिजनेसमैन को भी अपनी इस्लाह करनी पड़ेगी, अवाम को भी अपनी इस्लाह करनी पड़ेगी, फिर ये मामला हल होंगे। और हुकूमत को भी जाहिर बात है अपनी इस्लाह करनी पड़ेगी। जी, ये आप बजा फरमा रहे कि ये तो जब तक हमें अल्लाह का डर नहीं होगा, हमें अपनी मौत और कब्र याद नहीं रहेगी, तो यकीनन हम शायद मजालिम करते जाएंगे। तो इसीलिए बहैसियत मुसलमान और बहैसियत पाकिस्तानी मैं समझता हूँ कि आपने बजा फरमाया कि हम तमाम लोगों की इस्लाह की ज़रूरत है, चाहे उसमें जितने भी मकतब फ़िक्र के लोग हों। और मैं हुकूमत वक्त को ये मशवरा देना चाहूँगा कि जो फ़ैसले इन्होंने करने हैं, जिस तरह कोई शक नहीं है कि इमरान खान साहब बहुत मेहनत कर रहे हैं, जो फ़ैसले इन्होंने करने वो जल्द से जल्द करें। ये जो आप ये देखें कि जो IMF का और 50 लाख घर भी जल्दी बनाए, सॉरी जो ये मैं बीच में इजाफा कर दूं बात के आपके, जो IMF का प्रोग्राम की जो बात चल रही है, काफ़ी दिन हो गए, आप ये देखें कि वो डिले होने की वजह से, फाइनलाइज ना होने की वजह से आज के दिन भी हमारी जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज है 400 पॉइंट तकरीबन नीचे जा चुकी है। अगर आप इस किस्म के फ़ैसले कर लेंगे तो तमाम बिजनेसमैन को, इंडस्ट्रियलिस्ट को एक सिम्त मुल्क की मालूम हो जाएगी। अपनी स्ट्रेंथ पे चलने के लिए वो स्टार्ट जब हो जाएंगे तो ये जो गिरावट है कम अज़ कम इंशाअल्लाह ताला ये गिरावट रुक जाएगी। और जहाँ तक 50 लाख घरों की आपने बात की, वो बड़ा खुश आइंद सब्जेक्ट है। और मैं मुबारकबाद दूंगा इमरान खान साहब को कि उन्होंने परसों भी ओकाड़ा के नज़दीक जो है तो एक ग्राउंड ब्रेकिंग की है। उससे मकदम करते हैं इस बात का। मेरे पास प्रोग्राम के अंदर वक्त मुख्तसर था, इसके ऊपर तो मखसूस एक प्रोग्राम करना पड़ेगा, आपको भी दावत दूंगा और लोगों को मिश करूंगा इस मौजू के ऊपर मैं मदू करूं। नाज़रीन, वेट फॉर मैसेज ऑन फेसबुक। अली नासिर हमारी टीम को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।